इस तरह का यदि रेसिस्टर्स हैं ये R1 ले लें या R3 ले लें या R2 ले लें या R4 ले लें, और ये बैटरी है। इनका रेशियो और इनका रेशियो यदि बराबर हो, मतलब इफ R1 is to R3 इक्वल टू इनका रेसिस्टेंस का रेशियो इनके रेसिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो, R2 is to R4, इसको ऐसे लिखना चाहें तो R1 R3 इक्वल टू R2 R4, R2 by R4, या यूं कहो कि डायगोनल का प्रोडक्ट ले लो, तो डायगोनल का प्रोडक्ट लेते हो तो R1 R4 इक्वल टू R2 R3, ये डायगोनल का प्रोडक्ट हुआ। अब यदि डायगोनल का प्रोडक्ट बराबर है, ये प्रोडक्ट बराबर ये है, तो हम लोग कहते हैं ये बैलेंस कंडीशन ऑफ हीटरस्टोन ब्रिज है, बैलेंस कंडीशन ऑफ हीटरस्टोन ब्रिज है। ऐसे कंडीशन में C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इसमें कोई गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे, गैल्वेनोमीटर वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, इवन माइक्रो एम्पियर का करंट भी होगा तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। लिखो इफ दिस रिलेशन होल्ड्स देन दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ हीटरस्टोन ब्रिज, दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ हीटरस्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन ऑफ द हीटरस्टोन ब्रिज, and under this condition galvanometer shows null deflection, that is no current will exist in the galvanometer, and then galvanometer can be removed, then the galvanometer can be removed for further analysis of the circuit, for the further analysis of the circuit, further analysis of the circuit। अब इसी में जैसा कि हम लोग कैपेसिटर में किए थे, और एक चीज इसमें पूछें, लिखो सपोज इन द गिवन सर्किट गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, इन द गिवन सर्किट गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। अभी गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे रहा है बच्चों। Now the position of battery and the galvanometer is interchanged. Now the position of battery and the galvanometer is interchanged. Will it still show zero deflection? Will it still show zero deflection? क्या अभी भी ये जीरो डिफ्लेक्शन देगा मेरे बच्चों? तो याद करो ऐसा ही कैपेसिटर में किए थे। पहले आंसर लिख लो, याद होगा तो वही चीज यहां भी होल्ड करेगा, फिर दिमाग लगाओ, करके देखो, और करने के बाद मेरा देखना रिजल्ट, ठीक है? उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं बच्चों। मेरे बच्चे होशियार हैं और कर डाले। तो ऐसा करते हैं, अभी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो है R1 R4 इक्वल टू R2 R3, ये एग्जिस्टिंग है, ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या करो, पोजीशन बदल दो,
जहां गैल्वेनोमीटर है वहां बैटरी जोड़ दो, जहां बैटरी है वहां गैल्वेनोमीटर जोड़ दो बच्चों। यहां बैटरी जोड़ दिए और यहां बच्चों गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए, और इस सर्किट गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए। अब इस सर्किट को रिड्रॉ करो, ये ऑलरेडी कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो रिड्रॉ करने का नियम है कि जो टर्मिनल होता है बैटरी का टर्मिनल, उसको अंत में दिखाते हैं। तो हम लोग रिड्रॉ करते समय बैटरी का टर्मिनल CD है, इसको अंत में दिखाए, और ये गैल्वेनोमीटर को थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखा लिए। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, गैल्वेनोमीटर को थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखा दिए। हाँ, गैल्वेनोमीटर AB के बीच में। अब AC के बीच में एक रेसिस्टर है R1, तो AC के बीच में R1 दिखा लिए। फिर BC के बीच में है R3, तो BC के बीच में R3 दिखा लिए। फिर AD के बीच में है R2, AD के बीच में R2 दिखा लिए। फिर BD के बीच में है R4, फिर R4 दिखा दिए। R4 दिखा दिए। ठीक बच्चों, हाँ, AB के बीच में है गैल्वेनोमीटर, AB के बीच में गैल्वेनोमीटर दिखा दिए, और CD के बीच में है बैटरी, तो CD के बीच में बैटरी दिखा दिए। अब फॉर नल डिफ्लेक्शन, फॉर नल मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन के लिए जरा चेक कर लेता हूं दिखता है कि नहीं। ठीक है, फॉर नल डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड कंडीशन बताओ, रिक्वायर्ड कंडीशन। तो डायगोनल का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए या रेशियो बराबर होना चाहिए, मतलब R1 by R2 शुड बी इक्वल टू बताओ R3 by R4। इट मीन्स प्रोडक्ट ले लो, दैट इज R1 R4 इक्वल टू R2 R3 R2 R3। अब मेरे बच्चे ये कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिखो दिस कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, दिस कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, हेंस गैल्वेनोमीटर विल स्टिल शो जीरो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर विल स्टिल शो जीरो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर अभी भी जीरो डिफ्लेक्शन देगा। So galvanometer will still show zero deflection। ठीक है, वीडियो रोक के समझ लेना, इसको मिटा दिए। अब इसी को थोड़ा एक्सटेंशन करो, ऐसे सपोज करो ऐसे रेसिस्टेंस हो, ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, R6 है, R7 है, R8 है। तो जो कैपेसिटर में किए थे वही यहां प्रूव कर सकते हैं। देखो, इट कैन बी प्रूव्ड दैट इफ R1 is to R2 is to R3 इक्वल टू, इनके रेसिस्टेंस का रेशियो बराबर R4 is to R5 is to R6। क्या लिखे? इट कैन बी प्रूव दैट कि R1 is to R2 is to R3 इक्वल टू, बोलो, R4 is to R5 इक्वल टू R6, ये बराबर हो, ये रेशियो रेसिस्टेंस का
इसके बराबर हो, देन नो करंट विल अपीयर इन द रेसिस्टर R7 and R8. No current will appear in the resistor R7 and R8. ठीक है, R7 and R8, and then they can be removed. तब आप R7 R8 को काट के हटा दोगे। इसको खुद से प्रूफ करना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। कर लोगे? करना। नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको याद रखिएगा। यहां 2 ओम है, 2 ओम है, 1 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है, 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है। ठीक है, और ये 20 वोल्ट है। Find current in each resistor. Find current in each resistor. Current in each resistor. तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को रोक दो और खुद कर डालो। वीडियो को रोक दीजिए और खुद कर डालिए। और मेरे बच्चे होशियार हैं, इसको रोक के खुद कर डाले। तो ये तीनों सीरीज में हैं, तो इसको काट के हटा दिए। सुनिए ना, हम तो बताए नहीं क्यों काट के हटाए। ये ऊपर का रेशियो बताइए रेसिस्टेंस का, 2:2:1। फिर इसका रेशियो बताओ तो, ऊपर वाला रेशियो है 2:2:1, नीचे वाला रेशियो 4:4:2। छोटा करो 2:2:1। इसका मतलब ये रेशियो बराबर ये रेशियो है, तो इस रेसिस्टर में कोई करंट पास नहीं करेगा। और चाहो तो एक बार काट के हटा दो और फिर चेक कर सकते हो वापस कि काट के जो हटाए हो जस्टिफाइड है या नहीं है। अब ये तीनों किस में हो गए मेरे बच्चे? सीरीज में। तो 2, 2, 4, 1, 5 ओम हो गया इक्विवेलेंट। और ये अपना हो गया 4 + 4 + 2, बोलो 10 ओम। तो ये 10 ओम हो गया। फर्दर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। इसके अक्रॉस कितना वोल्ट लगाए हो भाई? 20 वोल्ट। तो 20 में 5 से डिवाइड करो 4 एम्पियर, इसमें 10 से डिवाइड करो 2 एम्पियर। सीरीज इक्विवेलेंट में 4 एम्पियर है, तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 4 एम्पियर। सीरीज के प्रत्येक में बोलो इक्विवेलेंट में कितना है? 2 एम्पियर, तो प्रत्येक में बोलो 2 एम्पियर। अब देखना काट के हटाना जस्टिफाइड है या नहीं है। ठीक है, देखो यदि मैं इसको 0 वोल्ट, ये 2 ओम है, यदि मैं इसको 0 वोल्ट असाइन कर लूं तो यहां से यहां चलो, यहां से यहां चलो, कोई चेंज इन पोटेंशियल नहीं हुआ। तो 0, ये 0 वोल्ट हो गया। 0 से कितना जाते? 20। तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा? 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट तभी होगा जब ये 0 होगा। चलो अब यहां से चलो, ये 20 वोल्ट हो गया। करंट के सेंस में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा कितने से? I × R। तो टेल मी 4 × 2 बोलो बेटा 8। 4 × 2 बोलो 8। तो 20 से 8 सब्ट्रैक्ट करो 12। फिर 4 × 2 बोलो 8। तो 8 फिर सब्ट्रैक्ट करो 4। इधर से आ जा, 4 × 2 बोलो 8। तो 20 से 8 सब्ट्रैक्ट करो 12। फिर 2 × 4 बोलो 8। 12 से 8 सब्ट्रैक्ट करो 4। अब इसमें इसका पोटेंशियल सेम हो गया। यहां कोई रेसिस्टेंस रहेगा भी तो इसमें करंट आप नहीं आएगा। जोड़ भी देंगे तो इसमें करंट नहीं आएगा। इसलिए इन दोनों को काट के हटाना जस्टिफाइड कि नॉट जस्टिफाइड?
बिल्कुल इसको हो गया, ये जस्टिफाइड हो गया। तो काट के हटाना बच्चों जस्टिफाइड हो गया। कहीं भी आपको सर्किट में लगे कि इस रेसिस्टर में करंट पास नहीं है होगा, कोई बात नहीं, आप उसको काट के हटा दीजिए और फिर बचे हुए रेसिस्टर में दिए गए कंडीशंस के लिए आप करंट निकाल लीजिए। फिर पोटेंशियल डिफरेंस उनके पॉइंट के बीच के निकालिए जिसके अक्रॉस रेसिस्टर जो था पहले से उसको काट के हटाए हो। यदि वो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब आप जो काट के हटाए हो रेसिस्टर वो जस्टिफाइड है, वैलिड है। यही चीज कैपेसिटर में भी होता है, जैसा हम लोग किए थे बच्चों। अब एक चीज देखो कि जो हीटरस्टोन ब्रिज होता है, यदि कंडीशन बैलेंस नहीं है, जैसे इस तरह का रेसिस्टर है, मान लो ये हीटरस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है, हीटरस्टोन ब्रिज का ये स्ट्रक्चर है। अब सपोज करो कंडीशन बैलेंस ना हो, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल ना हो, तब R5 को काट के नहीं हटा सकते, तब मेरे बच्चे R5 को रिमूव नहीं कर सकते। सो योर R5 विल ड्रॉ सम करंट। अब ऐसे सर्किट को एनालाइज करना हो जब R5 भी कोई करंट ड्रॉ करेगा, इसको काट के नहीं हटा सकते, तो सपोज करो तो ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है हीटरस्टोन ब्रिज का, बिना R5 को काट के हटाए, बिना बैलेंसिंग कंडीशन लगाए। तब यदि कोई कहे कि आप सीरीज और पैरेलल खोजिए, तो खोजते हैं तो आपको लगता है कि ये दोनों सीरीज में है। ऐसा लगता है तो एक बार लगने दो, क्या सीरीज है? नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि बीच से ब्रांचिंग हो गया। इस तरह ये दोनों भी सीरीज नहीं है क्योंकि बीच से ब्रांचिंग हो गया। क्या ये और ये सीरीज में है? नहीं। यहां से बैटरी का टर्मिनल निकलेगा। बैटरी यदि आप टर्मिनल ए बी कर देते तभी ये माना जाता कि ए बी में आप बैटरी जोड़ोगे, तो वो भी एक तरह से वायर निकल गया, टर्मिनल निकल गया, वो भी एक तरह से टर्मिनल निकल गया, वायर निकल गया। तो मेरे बच्चे ऐसी कंडीशन में बेटा कि ये दोनों में बिना ब्रांचिंग के नहीं है, बीच से ब्रांच निकल गया है, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है। ऐसा कोई दो रेसिस्टर नहीं है हीटरस्टोन ब्रिज में जब कंडीशन बैलेंस ना हो, जो तब ऐसे कंडीशन में कोई भी रेसिस्टर सीरीज में नहीं होता। अब हम पैरेलल खोजते हैं तो हमें लगता है कि ये और ये पैरेलल है, ऐसा लगता है तो एक बार लगने दो। तो मेरे बच्चे बताओ कि दोनों रेसिस्टर का लेफ्ट टर्मिनल किस कॉमन पोटेंशियल से कनेक्टेड है? ए से। तो दोनों रेसिस्टर R1 R2 का लेफ्ट टर्मिनल तो सेम पोटेंशियल पे है, इतने से पैरेलल नहीं होता बेटा जब तक इनका ये टर्मिनल भी कॉमन पोटेंशियल पे ना हो। और ये दोनों कॉमन पोटेंशियल पे तभी होते जब कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए होते। यदि बीच में रेसिस्टर आ गया दैट विल चेंज द पोटेंशियल बिकॉज यू ड्रॉ सम करंट। ठीक है, तो इसको हम लोग सेम पोटेंशियल नहीं है, तो केवल एक साइड का पोटेंशियल सेम होने से पैरेलल नहीं होता, अपोजिट टर्मिनल का भी पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये और ये सेम पोटेंशियल पे नहीं है, इसका मतलब R5 को काट के हटा नहीं सकते। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में मेरे बच्चे नहीं हैं। आपको लगता है कि ये और ये पैरेलल में है, ऐसा लगता है तो एक बार लगने दो। क्या है बच्चों? ये तो जंक्शन सेम पोटेंशियल पे है, तीनों का टर्मिनल एक कॉमन पोटेंशियल पे है। क्या इनके अपोजिट टर्मिनल भी कॉमन पोटेंशियल पे हैं? कतई नहीं। ये और ये के बीच में रेसिस्टर है, इसके और इसके बीच में भी रेसिस्टर है। इसका मतलब इसका अपोजिट टर्मिनल ये कॉमन पोटेंशियल पे नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई दो रेसिस्टर नहीं है जो सेम पोटेंशियल में जो पैरेलल में हो।
जिनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, मतलब एक साइड का कॉमन पोटेंशियल हो तो अपोजिट टर्मिनल का भी कॉमन पोटेंशियल हो। तो इसका मतलब हुआ कि व्हिटस्टोन ब्रिज का यदि ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और कंडीशन बैलेंस्ड नहीं है तो ऐसे में कोई सीरीज पैरेलल नहीं होगा। और यदि पहले से सीरीज पैरेलल है बिना बैलेंसिंग कंडीशन लगाए हुए और पहले से यदि सीरीज पैरेलल है तो व्हिटस्टोन ब्रिज नहीं हो सकता, वो धोखा है, वो अपरेंट है ही नहीं वो व्हिटस्टोन ब्रिज। तो जब तक आप बैलेंसिंग कंडीशन न लगाओ सीरीज पैरेलल नहीं होता व्हिटस्टोन ब्रिज में। और बिना बैलेंसिंग कंडीशन लगाए बीच वाले काट को हटाए पहले से सीरीज पैरेलल है तो समझ जाओ कि वो धोखा है, वो व्हिटस्टोन ब्रिज नहीं है, जैसा कि हमने कैपेसिटर में डिस्कस किया था मेरे बच्चे। तो इसको ध्यान रखोगे, 2-4 प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा इसी का इक्विवेलेंट का। तो लिखो फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस across the terminal AB, equivalent resistance across the terminal AB in each case। टर्मिनल का मतलब होता है जिसके अक्रॉस आप बैटरी कनेक्ट करोगे। ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये 12 ओम है, ये 3 ओम है। वीडियो रोक के खुद कर डालो, वीडियो रोक के खुद कर डालो। मेरे बच्चे होशियार हैं और खुद कर डाले। इसी के क्रॉस बैटरी जोड़ोगे तो बताओ यहां रेसिस्टेंस का रेशियो बताओ 2:1, यहां रेशियो बताओ 2:1, या इनका प्रोडक्ट बताओ डायगोनल का 24, यहां डायगोनल का प्रोडक्ट बताओ 24। इसका मतलब ये बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज है। और 3 ओम में कोई करंट पास नहीं करेगा तो इसको काट के हटा देंगे, तो इसको काट के हटा दिए। अब ये दोनों किस में हैं? सीरीज में हैं। तो 4 और 2 का इक्विवेलेंट बताओ 6 ओम, 12 और 6 का इक्विवेलेंट बताओ, दैट इज 18 ओम। आई होप दिस इज विजिबल। अब ये हो गया और ये दोनों पैरेलल में, तो इनका प्रोडक्ट बाय सम कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बाय सम करोगे तो 18 इंटू 6 सम होगा 24, ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 18/4 is 9/2 is 4.5 ओम। कैलकुलेशन चेक कर लेना। इस तरह इक्विवेलेंट निकाल लिए। तो इसमें बैलेंस कंडीशन था, देख लो, नेक्स्ट करो, वीडियो रोक के देख लो। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे बच्चे, सिक्स ओम इंटू 6 बोलो, 6 इंटू 6 बोलो 36, ठीक है। फिर उसी तरह 12 इंटू 3 बोलो, 6 इंटू 6 बोलो 36, 12 इंटू 3 बोलो 36, ठीक है। 36 और डायगोनल का प्रोडक्ट बराबर है, यही ए है और यही बी है, और ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। वीडियो रोक के इसको कर डालिए। वीडियो रोक के इसको कर डालिए। मेरे बच्चे होशियार हैं और वीडियो रोक के कर डाले, ठीक है। अब तो देखो बच्चों सॉल्यूशन। इस डायगोनल का प्रोडक्ट बताओ, घबराओ मत। डायगोनल का प्रोडक्ट बताओ 36, इस डायगोनल का प्रोडक्ट बताओ 36। इस आंख को काट के हटा दो। किए हो ऐसा? ऐसा किए हो तो सत्यानाश है।
ये जो 18 ओम है इसी के क्रॉस तो बैटरी मान लीजिए आप 36 वोल्ट का बैटरी जोड़े तो ए और बी का तो सेम पोटेंशियल का भी होगा ही नहीं। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इस बैटरी की ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। हाउ मच दैट इज 36 वोल्ट। तो ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 36 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू द 36 वोल्ट। वो तो पोटेंशियल डिफरेंस 36 वोल्ट ही होगा। तो ए और बी का हमेशा पोटेंशियल अलग अलग होगा। जब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा तो क्या उसको काट के हटा दोगे? कभी नहीं। तो मेरे बच्चे ये जो है देखने में लगता है हीटरस्टोन ब्रिज, लेकिन ये देखो यदि यहां से करंट आई सप्लाई हुआ तो सेम करंट इसमें आ जा रहा है। देखो तो ये दोनों पहले से क्या है बोलो, सीरीज में सेम करंट पास कर गया। यहां से करंट पास करा दो तो क्या सेम करंट पास किया? तो ये दोनों पहले से किस में है बोलो, सीरीज में। तो इसका मतलब ये पहले से दोनों सीरीज है, पहले से दोनों ये सीरीज में है, सेम करंट पास कर गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब तक बैलेंसिंग कंडीशन नहीं अप्लाई करते हो, अब पहले से सीरीज पैरेलल है और ऐसा लगता है तुमको कि हीटरस्टोन ब्रिज है, तो धोखा है, वो हीटरस्टोन ब्रिज नहीं है। वो अपरेंटली लग रहा है, रियल एक्चुअली नहीं है, वो धोखा है। ऐसा सेंटेंस कैपेसिटर में भी यूज किए थे, वहां भी बोले थे कि वो धोखा है, याद रखना। इसका मतलब हुआ कि इसको काट के नहीं हटा सकते, इसमें करंट आएगा, ये हीटरस्टोन ब्रिज नहीं है। यहां रहता टर्मिनल ए बी तब होता। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर लो मेरे प्यारे बच्चों। तो 18 ओम ये दोनों सीरीज में है, तो 6 और 3 का बोलो 9 ओम, और यही ए बी है अपना, और 12 और 6 का बोलो 18। अब तीनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल लो। तो 18 का पैरेलल 9 होगा, 9 का 4.5 ओम होगा। करके देख लो जरा। एटीन का 9 आधा हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 4.5 ओम। ये आपका आया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। कहीं कोई कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा खुद से उसको करेक्ट कर दोगे, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला अभी कैलकुलेशन में नहीं है, आप बहुत दूर हो। ठीक है। अब सपोज करे तुमसे कहे कि इक्विवेलेंट निकालिए, इस सर्किट का इक्विवेलेंट निकालिए, तो निकाल दोगे कि नहीं बच्चों? बोलो, अरे कैसे निकाल दोगे? जब तक टर्मिनल नहीं देंगे तब तक नहीं निकाल सकते। तो मैंने कहा कि ए बी के क्रॉस निकाल दो। यहां ए दे दिया, यहां बी दे दिया। वीडियो रोक के अब कर डालो। खाली सर्किट वही है, टर्मिनल बदल दिए। सर्किट वही है, टर्मिनल बदल दिए। अब कर डालो। टर्मिनल ए बी ये है, पहले का आंसर 4.5 था। अब करके देखो, वीडियो रोक के खुद कर डालो। अब ये हीटरस्टोन ब्रिज है और कंडीशन बैलेंस्ड है। ये प्रोडक्ट बताओ 36 है, ये प्रोडक्ट 36, यही रेजिस्टेंस का रेशियो 2:1, यहां भी रेशियो 2:1। इसका मतलब इस 18 ओम रेसिस्टर में कोई करंट पास नहीं करेगा, इसको काट के हटा देंगे। ये बैलेंस कंडीशन हो गया। अब ये दोनों बेचारे 6 और 3 का इक्विवेलेंट बोलो 9 ओम, ऑफ 12 और 6 का बोलो 18 ओम। अब इन दोनों पैरेलल में होंगे 9 ओम और 18 ओम, तो प्रोडक्ट बाय सम करो तो 9 × 18 by 27, 3, 6, आंसर हो जाएगा 6 ओम। 9 और 18 का प्रोडक्ट बाय सम हो जाएगा 6 ओम। दैट्स द करेक्ट। ये कितना लिए थे भाई? 18 ओम लिए थे। अब सपोज करो बी यहां कर दें, तब निकालो इक्विवेलेंट। वीडियो रोक के खुद कर डालो। यहां बी कर दिए, अब इक्विवेलेंट निकालो। इसके बाद इक्विवेलेंट निकालो, बी यहां कर दिए। और मेरे बच्चे होशियार हैं, इसको कर डाले। यहां रोक के हमने किया और बच्चे ने कर डाला। अब देखो भाई, ये हीटरस्टोन ब्रिज नहीं है, यहां पहले से सीरीज पैरेलल है, तो स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर लो। 6 और 3 किस में है बताओ? सीरीज में। सो 6 और 3 का इक्विवेलेंट बोलो 9।
ये 9 ओम हो गया और ये 18 ओम हो गया। अब ये बेचारा दोनों पैरेलल में है, तो 18 और 9 का प्रोडक्ट वैसा हम बताओ अभी किए थे, 6 आया था। 18 इंटू 9 बाई 27, 6 आया था, ये 6 हो जाएगा। और 6 और 6 का सीरीज बोलो 12, और 12 का पैरेलल, तो फिर से आंसर 6 ओम ही हो गया। ये संयोग की बात है, इसे कोई नियम नहीं निकाल लेना, ये संयोग की बात है, इसे कोई नियम नहीं निकलेगा। अब एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जब एक रेसिस्टर में करंट मालूम हो अब बाकी रेसिस्टर्स में निकालना हो। ठीक है, एक में मालूम हो और बाकी में निकालना हो। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे लेके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब जरा इस कैटेगरी क्वेश्चन करो तो, जैसे ये रेसिस्टर है, और ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, इसमें करंट है 2 एम्पियर का। फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर। इसमें 2 एम्पियर है तो प्रत्येक में करंट निकालो। फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, प्रत्येक रेसिस्टर में करंट निकालो। तो आपको प्रत्येक रेसिस्टर में करंट निकालना। वीडियो रोक दीजिए, खुद कर डालिए और कर डाले आप। तो बताओ इसमें 2 एम्पियर हुआ तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। 2 इंटू 2 बोलो 4 वोल्ट। तो यहां 4 वोल्ट का ड्रॉप है तो यहां भी 4 वोल्ट होगा। तो 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 ओम कितना होता है बताओ? 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 ओम बोलो 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर है और ये 2 एम्पियर है। तो मेन करंट इज 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर। और हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओम है, 3 ओम है, 3 ओम दिया, 4 ओम, 2 ओम, ठीक है, 6 ओम, ये 3 ओम है। देखो, इफ करंट इन 3 ओम रेसिस्टर इज 2 एम्पियर, इफ करंट इन 3 ओम रेसिस्टर इज 2 एम्पियर, फाइंड द करंट in other resistor and the EMF of the battery, and the EMF of the battery, बैटरी का EMF भी निकालो, and the EMF of the battery। वीडियो रोक के खुद कर डालो तब सॉल्यूशन देखना। बच्चे होशियार हैं और कर डाले। अब या तो पूरा पूरा को रेड्यूस करो या थोड़ा रेड्यूस करके कर सकते हो, जो तुमसे संभले। 6 ओम और 4 और 2 का इक्विवेलेंट बताओ सीरीज में। 6 ओम ये हो जाएगा तुम्हारा 3 ओम। बहुत कुछ तो यहीं से काम बन जाएगा। रेड्यूस करना चाहो तो कर लो। तो यहां 2 एम्पियर है, तो मेरे बच्चे यहां पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। क्या पूछे? करंट इन ईच रेसिस्टर एंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा 6 वोल्ट, 3 इंटू 2। तो पैरेलल के एक में 6 वोल्ट है, तो पैरेलल के प्रत्येक में बोलो 6 वोल्ट। यहां 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा तो यहां भी 6 वोल्ट होगा। तो 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 बोलो 1 एम्पियर। तो कंजम्पशन रूल लगा दो। तो यहां बताओ
ये हो जाएगा 2 1 3 एम्पियर। अच्छा, सीरीज के इक्विवेलेंट में 1 एम्पियर है तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 1 एम्पियर। यहां मेन करंट बताओ 3 एम्पियर। अब ईएमएफ निकालने का कई तरीका है। आप यही देख सकते हो कि यहां कितने वोल्ट का ड्रॉप हुआ। 3 × 6 बोलो 18 वोल्ट। और यहां कितने वोल्ट का है बताओ। 3 × 2 बोलो 6 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज का ड्रॉप बोलो, ये ड्रॉप 6, ये ड्रॉप 18। इसका मतलब ईएमएफ जरूर क्या है 24 वोल्ट है, या नहीं तो आप फिर रिड्यूस कर लो इसको। तो ये दोनों 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में हो गए, तो 6 ओम और ये हो गया 6 3 का 2, और ये दोनों सीरीज में हो गए तो ये हो जाएगा 8। अब मेन करंट ऑलरेडी आप 3 एम्पियर निकाले हो, तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप बताओ 24, 3 × 8 तो 24 हो गया, तो ईएमएफ निकल गया। तो जो आपको सुविधाजनक लगे। नेक्स्ट लो फोर ओम है और ये 4 ओम है। ये 6 है, ये 3 है, 4 का 2 है, 4 का 6 है, 6 3 का 2 है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। अब लिखो, if the current in the 1 ohm resistor is 6 ampere, current in the 1 ohm resistor is 6 ampere, then find current in other resistors and the EMF of the battery. Other resistors and the EMF of the battery. And the EMF of the battery. बैटरी का EMF भी निकालो, and the EMF of the battery. ठीक है, वीडियो रोक के इसको खुद कर डालो, अपने से करना। सॉल्यूशन नहीं देखना है बिना खुद किए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा तो आसान रहेगा। थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। 4 ओम, 4 का बोलो 2 ओम, 6 3 का बोलो 2 ओम। बिना रिड्यूस करने से भी कर सकते हैं, अपना दिमाग यूज होगा तो। थोड़ा और रिड्यूस कर लेते हैं। 2 ओम, 4 2 का बोलो 6 ओम, इसका बोलो 3 ओम। अब इसके आगे चाहो तो रिड्यूस करो और इसके आगे चाहो तो रिड्यूस ना करो, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, मन करे करने का तो कर लो। तो 2 ओम, 2 ओम, इसका इक्विवेलेंट बताओ 4 ओम। करना तो कर लो, नहीं तो थोड़ा सा भी करने से हो जाएगा। अब भाई यहां 1 एम्पियर करंट है, इसमें भी 1 एम्पियर होगा, तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट होगा, और यहां 2 वोल्ट होगा तो प्रत्येक में 2 वोल्ट होगा। तो 2 / 6 बोलो 1/3 एम्पियर,
और ये बोलो 2/3 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, पैरेलल के प्रत्येक में 1 एम्पियर है तो पैरेलल की इक्विवेलेंट में भी 1 एम्पियर होगा। तो पैरेलल के इक्विवेलेंट में 1 एम्पियर है तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। 1 × 3 बोलो 3 वोल्ट। तो इसमें भी कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा बोलो 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट में 6 से डिवाइड करो तो 3/6 बोलो 0.5 एम्पियर। इसलिए मेन करंट बोलो 1.5 एम्पियर। अच्छा, सीरीज के इक्विवेलेंट में 0.5 है तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 0.5। ठीक है, तो यहां से 0.5 आ जाएगा यदि प्रत्येक में निकालना है तो। अब यहां आ जाओ तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। 0.5 × 2 बोलो 1 वोल्ट। तो पैरेलल के इक्विवेलेंट में 1 वोल्ट है तो पैरेलल के प्रत्येक में बोलो 1 वोल्ट। तो इसमें 1/4 बोलो 0.25 एम्पियर होना भी चाहिए। इसमें बोलो 0.25 एम्पियर होना भी चाहिए। तो यहां से मेन करंट निकाल लो। 1 और 0.5 कितना हो गया 1.5 एम्पियर। तो मेन करंट आ गया 1.5 एम्पियर यहां। तो 1.5 एम्पियर इंटू 6 बोलो 6 वोल्ट। इसका मतलब ईएमएफ ही 6 वोल्ट होना भी चाहिए। यहां देख लें तो करंट है हमारा, सब गड़बड़ हो गया। 1 ओम में 6 एम्पियर दिए थे, हम 1 एम्पियर ले लिए। तो ये गलत हो गया बच्चों, ये गलत हो गया। इसको थोड़ा सही करते हैं बेटा, करें? नहीं, देख लो, गलत उतार लिए वहां से 1 देख के। इसको मिटा दिए, ये मिट गया, मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया, ये मिटा दिए, ये मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया। अब करते हैं, रुको। यहां 6 एम्पियर है, यहां ध्यान नहीं दिए तुम लोग। ये 6 एम्पियर है यहां, ठीक है। तो 1 ओम में 6 एम्पियर, तो यहां भी 6 एम्पियर होगा, ठीक है। तो यहां भी 6 एम्पियर होगा। तो सीरीज के इक्विवेलेंट में भी बोलो यहां से 6 एम्पियर होगा। तो यहां 6 × 3 बोलो 18 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो 18 वोल्ट का ड्रॉप होगा तो 18/6 बोलो 3 एम्पियर हो जाएंगे। मेन करंट बोलो 9 एम्पियर हो जाएंगे। इस साथ ईएमएफ बोलो 36 वोल्ट हो जाएंगे। ये 6 एम्पियर था, ये ध्यान देना चाहिए था। बाय द वे यहां तो 6 एम्पियर निकाल लिए, तो यहां भी 6 एम्पियर हो गया। तो यहां ड्रॉप बताओ भाई 12 वोल्ट। तो यहां 12 वोल्ट, 6 × 2 हो गया 12 वोल्ट। तो यहां भी प्रत्येक में 12 वोल्ट होगा। तो 12/6 बोलो 2 एम्पियर। इसको हटाओ यार। 12/3 बोलो 4 एम्पियर। इसलिए मेन करंट बोलो 6 एम्पियर। ठप ठीक चल रहा है। इसमें आते हैं मेरे बच्चों, यहां 3 एम्पियर है तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 3 एम्पियर। तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। 2 ओम है तो ठीक है, तो 3 × 2 हो जाएगा 6 वोल्ट। तो 6 प्रत्येक में 6 होगा, तो 6/3 बोलो 6 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय 4 बोलो 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 बोलो 1.5 एम्पियर। इसमें भी 1.5 एम्पियर। मेन करंट बोलो 3 एम्पियर। यहां करंट बोलो 9 एम्पियर, ठीक है। और ये ईएमएफ आ जाएगा 36, आना भी चाहिए। ये 18 वोल्ट खाएगा और ये 24 नहीं 6 × 2 12 30 और 6 36। अब जाके सही हुआ। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। सामने बच्चे नहीं होने से कभी कभी कोई एरर हो गया तो कंटिन्यूड हो जाता है। कभी आज भी तो संजोग से पता चल गया, नहीं तो पता भी नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे।
आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सर्किट है बड़ा सा, उसी का ये पार्ट है। ये 2 ओम है, सॉरी ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है। इसमें करंट है 2 एम्पियर। फाइंड करंट इन द रिमेनिंग रेसिस्टर। करंट इन द रिमेनिंग रेसिस्टर, बचे हुए रेसिस्टर में करंट निकालो। वीडियो रोक के खुद कर डालो बिना किसी मदद के। मेरे पास ये होशियार हैं और इसको कर डाले। खुद कर लियोगे तभी देखना। तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट का ड्रॉप, 6 × 2। तो यहां भी 12 होगा, तो 12 में 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा बोलो? 4 एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस आधी हो गई तो करंट डबल होना भी चाहिए। तो यहां 6 एम्पियर, तो यहां मेन करंट 6 एम्पियर हो जाएगा। अब इतने का इक्विवेलेंट निकाल लो। तो 6 3 का 2, 2 2 का 1, तो ये 1 ओम होगा। इसमें 6 एम्पियर जाएगा। तो जरा ड्रॉप बता दो बच्चे। 6 वोल्ट I × R, तो प्रत्येक में बोलो 6 वोल्ट। तो 6/6 बोलो 1 एम्पियर, 6/3 बोलो 2 एम्पियर, 6/2 बोलो 3 एम्पियर। इस तरह से करंट निकाल लिए। इस तरह से बच्चों करंट निकाल लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रेसिस्टर है 6 ओम का है, 3 ओम का है और 2 ओम का है। ये 36 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, find the potential of junction B and current in each resistor. Find the potential of junction B and the current in each resistor. ऐसा ही क्वेश्चन कैपेसिटर में किए हुए हो, सेम मेथड अप्लाई होगा। वीडियो रोक के खुद कर डालो। मेरे बच्चे होशियार हैं और वीडियो रोक के खुद कर डाले। अब सॉल्यूशन देखो। तो हम ये मानेंगे कि यहां का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो करंट का सेंस होता है रेसिस्टर केवल रहे तो हायर टू लोअर। इसमें करंट कह देंगे I1, इसमें करंट कह देंगे I2, इसमें करंट कह देंगे I3। तीनों में आउटगोइंग ही ले लिए, तो समेशन ऑफ आउटगोइंग बराबर समेशन ऑफ इनकमिंग एट ए जंक्शन। दैट्स किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का जो सम होगा वो 0 होगा। और ऑलरेडी आपने एज्यूम किया है कि ये पोटेंशियल ज्यादा है, तभी करंट का सेंस ऐसे दिखाया है। इसका हम तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल विल बी VB माइनस 36/6 प्लस ये हायर होगा, ये लोअर होगा। करंट के सेंस में पोटेंशियल इन रेसिस्टर घटता है, बीच में बैटरी आ जाएगा तब सीधे नहीं कह सकते। तो VB माइनस 12/3 प्लस VB माइनस 8/2।
इसको तुम लोग खुद सॉल्व कर डालो, मुझसे कोई गलती हो जाए तो तुम सही कर लेना इसको। यहां तक करेक्ट है। तो ये हो जाएगा VV/6, ये हो जाएगा -6 प्लस VV/3 -4 VV/2, ठीक है, -4 = 0। तो इसको जोड़ो तो ये आएगा VV = 6 × 10 = 14 14 वोल्ट। करके देख लो, जोड़ोगे तो ये VV हो जाएगा। ये कर लो ना। अब I1, I2, I3 निकाल सकते हो। यदि निगेटिव आ जाएगा तो उलट देंगे। तो I1 हो जाएगा 14 - 36 / 6, ठीक है। तो 14 में से 36 को गायब किए, कितना बचा? माइनस में 2 होगी नहीं, 36 22 और 14 36 हो जाएगा 14 / 6 -11/3 एम्पियर। इस इट इज 11/3 एम्पियर बट अपोजिट टू द एज्यूम्ड वन। जो एज्यूम किया उसका उल्टा। I2 निकाल लो भाई। 14 यहां पुट करो, सॉरी 14 तो हो जाएगा 2/3। अब पॉजिटिव आ जाएगा। चलो 14 यहां पुट करो, 14 पुट करिए तो कितना हो जाएगा? 14 में से 8 गया 6/2 33। ठीक है। इन तीनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 11/3 हो जाएगा। 9 + 2 11 0 हो जाएगा। इस हिसाब से जो हम लोग निकाले हैं वो सही है। जो निकाले हो बच्चों वो सही है, वो करेक्ट है, दैट इज करेक्ट। इसे खुद कर डालो। ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 24 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। 8 वोल्ट अच्छा लगता है आपको? चलिए लगता है तो ठीक है। 8 वोल्ट हमको अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है? 16। और इसका अर्थिंग है। Find the potential of junction B and current in each resistor. Potential of junction B and current in each resistor. Most probably आंसर होना चाहिए 6 + 4 10 वोल्ट आना चाहिए। करके देखो जरा, मोस्ट प्रोबेबली करके जरा देखो। 6 4 10 4 2 1, ठीक है। तो 10 वोल्ट आना चाहिए। करके देखो। इसका पोटेंशियल 0 हो गया। तो वीडियो रोक के खुद कर डालो बच्चों, और जस्ट वेरीफाई करो आया कि नहीं। मेरे बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के खुद कर डाले। तो ऐसे हो गया I1, कलरफुल कर दें। अच्छा, ऐसे ले लो I2, ऐसे ले लो I3। जंक्शन रूल से I1 + I2 + I3 summation of outgoing = 0 because there is no incoming। अब I1 हो गया VV - 24/4 प्लस VV - 16/4 VV - 16/4 हो ना। ये हो गया VV - 0/2 = 0।
इसे VB माइनस, सब जोड़ो 1/4 1/4 1/2, सब VB को जोड़ो, VB/4 करते हैं, कॉमन हो जाएगा तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ठीक है, -6 -4 इक्वल टू 0। ये जोड़िए 1/2 हो जाएगा, 1/2 1/2 1 हो जाएगा। VB इक्वल टू 10 वोल्ट जो हम लोग पहले कहे थे। अब इसमें पुट करके I1 निकाल लो, I2 निकाल लो, I3 निकाल लो, ठीक है। I1 निकालो, I2 निकालो, I3 निकाल लो। इसी के आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।